go on the topic डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, हमारा आज का जो टॉपिक, अब का जो टॉपिक है वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। देखिए, जॉन डाल्टन ने सन 1803 में 1803 है ईस्वी में उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, लीजिए एक तरीके से सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार उन्होंने महर्षि कणाद के कहे वक्तव्यों को अपनी भाषा में बताया था कि जो सबसे मौलिक सूचकांक इकाई कण है पूरे सृष्टि में, जिससे मिलकर प्रत्येक वस्तुओं का निर्माण हुआ है, वह परमाणु है। ठीक, तो परमाणु के बारे में उन्होंने ऐसे अपने सिद्धांत के अनुसार जो अच्छी बातें कही हैं वो इस प्रकार है कि परमाणु किसी भी सृष्टि के समस्त वस्तुओं की एक मौलिक कण, जो सबसे सूचकांक इकाई है, वह परमाणु है। परमाणु से ही मिलकर अणुओं का निर्माण हुआ है और अणुओं से मिलकर ही तत्वों का निर्माण हुआ है। एक तत्व में समान गुणधर्म एवं द्रव्यमान के तत्व परमाणु उपस्थित होते हैं। यदि किसी पदार्थ में एक समान के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों के परमाणु उपस्थित नहीं है तो वह तत्व नहीं, यौगिक है अर्थात या मिश्रण है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, उनके अनुसार यह था कि परमाणुओं के भार एवं के मौलिक गुण जो है वो यदि एक समान है तो वह पदार्थ तत्व कहा जा सकता है। और भी कुछ उन्होंने कहा था कि परमाणु को और मौलिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है किसी भी विधि द्वारा, ऐसा परमाणु उन्होंने डाल्टन ने अपने वक्तव्यों में कहा है। आगे उन्होंने ऐसा कहा है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, ऐसे करके उन्होंने अपना रासायनिक जो भी सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत, उन्होंने ऐसे प्रतिपादित किया। उनकी जो परिकल्पनाएं थी वो इसी प्रकार थी कि परमाणु, हम कह सकते हैं परमाणु किसी भी वस्तु का एक मौलिक इकाई है जिसे अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजन नहीं किया जा सकता है। समान गुणधर्म एवं द्रव्यमान के परमाणु से मिलकर तत्वों की उत्पत्ति होती है। भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित होते हैं इत्यादि। लेकिन जॉन डाल्टन के इस थ्योरी के, जो उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट किया था सबके सामने, इसके कुछ समय के बाद कुछ और से वैज्ञानिक आए जिन्होंने उनके इस थ्योरी को जो है गलत साबित किया। कैसे? अपनी थ्योरी प्रेजेंट करके। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पॉज कीजिए। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन थॉम्सन, ठीक ना, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में की थी। ठीक, इन्होंने क्या किया था, अलग अलग एलिमेंट्स पे जब लाइट को रिफ्लेक्ट किया था तो उससे जो स्पेक्ट्रम्स बनते थे उनमें समानता पाई इन्होंने। तो ऐसा कहा कि सभी पदार्थों में एक मौलिक चीज है जो सभी में उपस्थित है। फिर उसकी खोज करके थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति की थी, उत्पत्ति नहीं उसकी खोज की थी। ठीक, फिर रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के दौरान हमें बताया था कि प्रोटॉन नाम का भी एक कण परमाणु में उपस्थित होता है जो कि उसके केंद्र में उपस्थित होता है। उन्होंने जो यह प्रोटॉन के बारे में बताया था वो 1911 में बताया था।
ठीक इसी प्रकार चैडविक ने भी सन 1932 ईस्वी में उन्होंने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया था। ठीक इस प्रकार उन्होंने परमाणु को 3 मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी खंडित कर दिया, जिससे डाल्टन का पहला जो कह सकते हैं हम लोग, जो डाल्टन का पहला चरण था वहां पे उनकी यहाँ पे उसका निस्तारण हो गया, वो रद्द हो गया। जैसे उन्होंने कहा था कि परमाणु को अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करके यह कह दिया कि परमाणुओं को भी 3 अन्य मौलिक कणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, अब उनका दूसरा यह था कि प्रत्येक तत्वों में प्रत्येक परमाणु समान गुणधर्म और भारानुपात के। तो जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि डाल्टन ने कहा था कि तत्व में उपस्थित प्रत्येक परमाणु समान रासायनिक संयोग तथा समान द्रव्यमान नियम के अनुरूप या कह सकते हैं हम लोग आधार पर व्यवस्थित होते हैं। हम उसकी पुष्टि करेंगे कि आधुनिक जो है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत है, उसके अनुसार यह चीज गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी, उसके पश्चात हमने उसके आधार पर परमाणुओं का निरीक्षण करना शुरू किया। तब हमने पाया कि तत्व में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का जो भार है वो समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है, और भिन्न भिन्न परमाणुओं के जो नियम है वो समान हो सकते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें समस्थानिक, तो हमें पता है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें प्रोटॉन जो होता है 1 होता है। ठीक, हमारे पास देखिए हम जानते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बारे में, ट्रिटियम या ट्रिटेरियम के बारे में। ठीक, वो हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं। ठीक, ये जो है समस्थानिक हम इसके जरिए समझ सकते हैं, जो कि उसके स्थान के कह सकते हैं उसके स्थान को जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वह समान है, परंतु उसके परमाणु जो भार है वो भिन्न भिन्न है। ठीक, उसके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो समक्रमागत के अनुसार यह समस्थानिक कहा जाता है, जो कि उनके दूसरे चरण को विफल करता है, कह लीजिए उसको नष्ट करता है, उसको रद्द करता है। ठीक, इसका और एक एग्जांपल देख लीजिए समभारित करके, जो कि परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होंगे परंतु परमाणु भार समान होंगे, जो कि उन्होंने अपने दूसरे चरण में ऐसा कहा था कि अगर किसी एक तत्व का परमाणु भार तथा संयोजक नियम 1 है तो किसी और तत्व में वैसा नहीं उपस्थित हो सकता है। परंतु हमारे पास एक एग्जांपल है आर्गन का, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आर्गन का होता है 18, परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक, जानते हैं, परंतु इनका जो परमाणु भार होता है वो देखिए सबका 40 होता है। ठीक, तो हम इसके अनुसार से कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है परंतु परमाणु भार समान है, अर्थात यह समभारित है। इसको अंग्रेजी में आइसोमेट्रिक कहते हैं और समस्थानिक को आइसोटोप कहते हैं। ठीक, तो इसके अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वह यहाँ पे विफल होता है, रद्द होता है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किया गया। ठीक, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल, स्टडी चैनल इमेजिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक सिंबल्स। हम जानते हैं कि जब जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके पश्चात से ही वैज्ञानिकों ने तत्वों की खोज करनी शुरू कर दी, अर्थात उनकी खोज में लग गए। हमने बहुत सारे तत्वों को खोजा। उन तत्वों को जब खोजा जाता था तो उनका नामकरण करने के लिए वैज्ञानिक उनके जहाँ से उन्हें प्राप्त करते थे या तो उसका नाम दे देते थे, या तो जिस विधि से प्राप्त करते थे उसका नाम दे देते थे, या फिर वैज्ञानिक खुद अपना नाम उस तत्वों को दे देते थे। इस प्रकार उन तत्वों को पढ़ना, उनके इस्तेमाल करने और उनके गुण दोषों को याद करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बहुत ही डिस्टर्बिंग मैटर हो गया था। उसको कह लीजिए जटिल व्यवस्था हो गई थी, सरल था नहीं, आसानी से कोई पढ़ पाता।
इस पर विचार करते हुए हमारे रसायनज्ञों ने कुछ प्रतीकों का निर्माण करना शुरू किया, जिसके जरिए हम उन पदार्थों को, परमाणुओं को एक लघु संकेत के रूप में जान सके। तो इसी के ऊपर आज हमारा ये टॉपिक है। ये टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो प्राचीनतम रसायनज्ञ थे, उस समय के रसायनज्ञों ने यह सोचा था कि यह जो तत्व हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसके स्रोत ग्रह हैं, ग्रह प्लैनेट्स, उनसे हमें ये ग्रह, इन तत्वों की प्राप्ति होती है। इसीलिए वो उस समय के रसायनज्ञ जो वैज्ञानिक वगैरह थे, उन्होंने इनके नाम उन्हीं ग्रहों पे रखना शुरू कर दिया और उन्हीं ग्रहों के चिन्ह के रूप में इन पदार्थों के संकेत बनाए, जो कि आपके स्क्रीन पर भी ये प्ले कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा। और हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए है हमारा AU, यह हमारा मॉडर्न सिंबल है। इसे उस समय में मान लीजिए, इसको हिंदी में हम सोने का प्रतीक है, सोना, गोल्ड। इसके लिए उस समय में सिंबल क्या प्रयोग किया जाता था? सन का सिंबल प्रयोग किया जाता था। उस समय में सोने के लिए इसका सन का यूज किया जाता था। ठीक इसी तरह अर्जेंटीनम, चांदी के लिए उस समय चंद्रमा का प्रयोग किया जाता था। ठीक, चंद्रमा देख लीजिए। कुछ ऐसे ही सिंबल्स का यूज किया जाता था उस समय में संकेत देने के लिए परमाणु का। परंतु जॉन डाल्टन जब उन्होंने 1808 में अपने चिन्ह प्रतिपादित किए, जो कि एक गोले के अंदर कुछ आकृतियां थी। जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु संकेत प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया सब समस्त लोगों के सामने। वह 1808 ईस्वी में उन्होंने सबके सामने प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया, कह लीजिए पारित किया, जिसमें वे संकेत के रूप में गोले के अंदर कुछ आकृतियां डिजाइन करते थे और वह उन परमाणु का संकेत हुआ करता था। तो वो भी आपको अब स्क्रीन पे कुछ देर में आपके स्क्रीन पे शो होगा, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आपने अपने स्क्रीन पे देखा जो, उस सिंबल को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर लीजिएगा। जैसे ही इसमें, जैसे आपने देखा पिक्चर में कि उन्होंने हाइड्रोजन के लिए इसका मॉडर्न एटॉमिक सिंबल होता है H, उन्होंने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया था? एक सर्कल और उसके बीच में एक डॉट। ओके, फिर उन्होंने कार्बन, इसका मॉडर्न एटॉमिक सिंबल होता है C, और जॉन डाल्टन ने इसके लिए इस्तेमाल किया था एक सर्किल, वो भी फील्ड। ठीक इसी तरीके से उन्होंने सल्फर के लिए इस्तेमाल किया था। सल्फर के लिए उन्होंने सर्किल में प्लस, पोटेशियम के लिए उन्होंने सर्किल में 3 लाइन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरह बहुत सारे सिंबल्स उन्होंने इजाद किए थे सब। इसके बाद जब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह देखा कि इस तरीके से परमाणु का अध्ययन करना, तत्वों का निरीक्षण करना बहुत ही जटिल होता जा रहा था। इसके लिए जो बर्जीलियस थे, उन्होंने अपना एक एटॉमिक सिंबल सिस्टम प्रोड्यूस किया, कह लीजिए, जिसमें वे क्या करते थे कि समस्त परमाणुओं के जो नाम हुआ करते थे, उनके प्रारंभिक अक्षरों को कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। ठीक, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H, तो इसके लिए उन्होंने
H लिखा। ऐसे ही हीलियम होता है, हीलियम के लिए बस आगे उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्हें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें प्रारंभिक अक्षर समान होते हैं, इस चीज को दूर करने के लिए उन्होंने एक और चीज किया कि जिन दो पदार्थों में अगर पहले पदार्थ के लिए हमने एक कैपिटल लेटर का सिंबल दे दिया है और उसी कैपिटल लेटर के सिंबल के साथ दूसरा पदार्थ भी शुरू होता है, तो दूसरे पदार्थ में कैपिटल लेटर के साथ उसका सेकेंडरी जो लेटर है उसे भी डाल देंगे। जैसे हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर H है और हीलियम में भी फर्स्ट लेटर H होता है, तो हीलियम में हमने H के बाद की जो E है उसे भी स्मॉल लेटर के साथ पिक कर लिया। तो जब हम हाइड्रोजन का H सिंबल लिखते हैं, जब इसके बगल में स्मॉल e भी लिख देंगे तो हीलियम का सिंबल हो जाएगा। ठीक इसी तरह कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं C सिंबल। क्लोरीन भी तो C से शुरू होता है, उसके लिए भी C हो सकता था। इस चीज को दूर करने के लिए बर्जीलियस ने यह कहा कि हम उसके बाद उसके सेकेंडरी जो लेटर है वो स्मॉल के रूप में पिक करेंगे। तो हम यहाँ कार्बन के लिए C और क्लोरीन के लिए Cl यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपको यह चीज समझ नहीं आ रहा है तो पॉज कीजिए और एक बार और रिवाइंड कीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास और वेट, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। जब हमें यह पता चल गया है कि सब तत्व की सबसे छोटी से छोटी मौलिक इकाई, समस्त पदार्थ की मौलिक इकाई परमाणु होती है, तब हमें उनके वेट, भार, द्रव्यमान को ज्ञात करना भी आवश्यक होने लगा। परंतु बहुत छोटे होने के कारण और बहुत कम वेट कैरी होने के कारण, उनका मास होने के कारण हम उनका वेट नहीं कर पाते थे ठीक से। इस चीज़ को सरल करने के लिए हमने सबसे हल्के पदार्थ, एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन माना जाता है, उसके परमाणु के भार के सापेक्ष समस्त पदार्थों को के द्रव्यमान को ज्ञात करना शुरू कर दिया। और यह तरीका जो है, हमने इस तरीके से जो भार प्राप्त होता था उसे परमाणु द्रव्यमान कहा करते थे। जो भी द्रव्यमान प्राप्त होता था, एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए हमने यह निर्धारित किया था कि जो हाइड्रोजन का वेट है, हाइड्रोजन के एटम का वेट है वह 1 होगा। ठीक, ऐसे हमने मान लिया था, जो कि रियल में एटम का जो वेट होता है हाइड्रोजन के वो 1.008 होता है, बट हमने इसको नॉर्मली 1 मान लिया था। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना था तो उस समय में उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। यह सूत्र है उस समय का। फिर इसमें कुछ अनिश्चितता और कुछ कह लीजिए कि पूर्णांक संख्याएं नहीं प्राप्त होती थी द्रव्यमान की, उससे निजात पाने के लिए हमने हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन को प्रयुक्त करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन को प्रयुक्त करने के लिए हमने यह डिसाइड किया था कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वह 16 है। तो हम क्या करते थे कि किसी भी पदार्थ को हाइड्रोजन के जगह ऑक्सीजन से कंपेयर करने लगे। कंपेयर कैसे करते थे? किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान का ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16वें भाग से कितना गुना भारी है वह उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ अपन क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन के जगह ऑक्सीजन कर देते हैं और यहाँ 1/16 से गुणा कर देते हैं, उसका 16वां भाग हमें निकालना है इसलिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया, हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। लेकिन
इससे भी सटीकता नहीं आती थी, पूर्णांक संख्याएं उत्तर नहीं प्राप्त होते थे। इस चीज से निजात पाने के लिए अंततः वैज्ञानिकों ने एक सटीक तत्व से उसकी तुलना करनी शुरू कर दी, एक सटीक परमाणु से, जो कि था क्योंकि इसके भी बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन 16, कार्बन 17, कार्बन 18 और भी सारे पदार्थों के भी कई सारे समस्थानिक होते हैं। जैसे ऑर्गन का ले लीजिए, ऑर्गन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 34, क्लोरीन 35.5, कुछ ऐसे करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनसे किसी भी सटीकता निकालना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसके लिए साइंटिस्ट ने यूज करना शुरू किया कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणुओं को। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, यहाँ 16 की जगह 12, और यहाँ कार्बन 12। अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग को अब डिफिनीशन देना पड़े तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह होता है जो कि कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से जितना गुणा भारी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हमें उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान की तुलना कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1/12 मतलब इसका 12वां भाग और कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक इस तरीके से हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास और वेट। अब ग्राम परमाणु भार क्या होता है ये भी जान लीजिए, बहुत छोटा सा इसका भी एक टॉपिक है कि हम जितना परमाणु भार ज्ञात किए हैं या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए हैं बस उसे ग्राम कह दीजिए, वह ग्राम परमाणु भार कहा जाता है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक वेट है 40, तो इसका ग्राम परमाणु भार कितना होगा 40 ग्राम। मान लीजिए हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट है Y, उसका परमाणु भार कितना है 10, और अगर हम उसको ग्राम परमाणु भार ज्ञात करना है तो हो जाएगा 10 ग्राम। सिंपल। तो हमारा अब का जो टॉपिक है वह है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं हम इसे। किसी भी परमाणु के भार को या परमाणु द्रव्यमान का भी एक मात्रक होना चाहिए, उस मात्रक को हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका निर्धारित करने के लिए हम सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अब वर्तमान काल में हम किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो हमने सामान्यतः मान लिया था कि कार्बन 12 का जो वेट है, भार है, वो 12 है। इसके आधार पे हम कार्बन 12 के एक परमाणु का 12वें भाग से तुलना किया करते थे। इस तरह हमने एक मानक तुलना ज्ञात कर ली थी, लेकिन वास्तव में कार्बन जो है, कार्बन 12 समस्थानिक का वास्तविक जो परमाणु भार होता है वह होता है 1.9926 × 10⁻⁻23। ठीक, और हमने क्या ज्ञात किया था, कार्बन जो हमारा जो मानक था वह वेट मान लीजिए 1/12 कार्बन 12 का एक एटम था। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब, अगर हमको AMU का वैल्यूएबल जो भी है रियल वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा, इसका रियल वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो हमें उसका जो भी है रियल वैल्यू, जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए आप करके देखते हैं। 1/12 × 1.9926 × 10⁻⁻23। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.166 × 10⁻⁻23। तो किसी भी संख्या को सार्थक रूप में लिखा जाता है, तो इसको भी हम वैज्ञानिक सार्थक रूप में लिखेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 1.66 × 10⁻⁻24। ये जो वैल्यू है वो हमारे एक AMU की वैल्यू है। ठीक,
अगर हम इसी वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, मीन्स अगर हम इसी वैल्यू के बगल में ग्राम लगा दें 1.66 × 10⁻⁻24 बगल में अगर इसमें ग्राम लिख देते हैं, अब ये AMU नहीं रह गया है, अब इसे हम कहेंगे ग्राम तुल्यांक। ठीक, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है औसत परमाणु भार। ठीक, औसत परमाणु भार याद करने के लिए अब एक ध्यान में रखिए आप कि किसी भी पदार्थ के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का समस्थानिक होता है जैसे ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, जिसको हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भी कहते हैं, ट्रिटियम भी कहते हैं। ठीक, तो उसके ऊपर बात करेंगे। जब उनका एक औसत निकाला जाता है और उसका परमाणु भार ज्ञात किया जाता है तो औसत परमाणु भार कहलाता है। ठीक, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक वेट, औसत परमाणु भार। इसके लिए हम ध्यान देते हैं सबसे पहले कि हमें जो भी समस्थानिक, मान लीजिए अगर हमारे पास समस्थानिक है, कोई सा भी समस्थानिक ले लेता है, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। ठीक, हम सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ का, मान लीजिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक मास चेंज है, तो ये है क्लोरीन 35 और ये है क्लोरीन 37। अगर हम इसका औसत परमाणु भार निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इनकी जो प्रतिशतता हमें ज्ञात है वह ले लेंगे और इन पे जो परमाणु भार इनके लिखे हुए हैं, इनके एक गुणात्मक जो कह लीजिए तो गुणात्मक नियम से हम उसका औसत परमाणु भार ज्ञात करेंगे। कैसे, तो आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हम एक मानक मान लेते हैं, जैसे हमारा पहला मानक क्या है, परमाणु का द्रव्यमान, और दूसरा क्या है, परमाणु का प्रतिशतता। हमें कितना प्रतिशत वो परमाणु प्राप्त है। ठीक, इन दोनों के लिए हम कोई सा भी एक सिंबल डिसाइड कर सकते हैं। चलिए कोई सा भी एक सिंबल डिसाइड करते हैं, क्या मान सकते हैं हम, चलिए हम इसे मानते हैं A और इसको मानते हैं X। ठीक, इसे हमने मान लिया A और इसे मान लिया X। आप इसके लिए कुछ भी मान सकते हैं। चलिए दूसरा भी मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं B और यहाँ मान लेते हैं Y। दो मानक है हमारे पास। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ ध्यान क्या देंगे, लेके तो हमें कोई दो जोड़े कोई चलना है, दो ही युगल को लेके चलना है, नग को लेके चलना है। हमें ऐसा नहीं है कि A को भी ले ले B को भी ले ले, किसी एक को लीजिए, या तो AY ले लीजिए, या तो BX ले लीजिए, या तो AX ले लीजिए, नहीं तो BY ले लीजिए, नहीं तो A और B ले लीजिए। किन्हीं ऐसे दो को लेके चलना है, चारों को एक साथ लेकर नहीं चलना है। एक एक सीक्वेंस में केवल दो हमें यूज करना है, एक परमाणु द्रव्यमान के लिए, एक परमाणु की प्रतिशतता के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, पहला कार्बन 35 और दूसरा कार्बन 37। अब हमें इन दोनों का औसत परमाणु भार निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नियम लिखेंगे, जो नियम अभी आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे। देखिए, मान लीजिए हमारा जो भी पहला हमने सिंबल क्या लिया था, चलिए हम लोग A ले लेते हैं परमाणु के द्रव्यमान के लिए, जो इसके ऊपर परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है। तो हमारे पास फिलहाल कितने परमाणु प्राप्त हैं, दो परमाणु प्राप्त हैं। तो हमारे पास दो परमाणु के जो है द्रव्यमान निकलेंगे, तो हम एक के लिए A1 और दूसरे के लिए A2 यूज करते हैं। चलिए पहले A1 यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास प्रतिशतता जो है, पहले वाले के लिए 75% है और दूसरे वाले के लिए 25% है। ठीक, जैसे हमें जो प्राप्त है, हमसे जो कहा गया है, उसके अनुसार यह क्या कहा गया है कि आपके पास 35% क्लोरीन 75% जो क्लोरीन 35 है और 25% क्लोरीन 37 है। तो हमें इसका जो मेजर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो A1 एंड X1 करेंगे। ओके, X1 क्या है, वो ये है, परसेंटेज है उसका, हमें कितना वो प्राप्त है
वो कितनी प्रतिशतता में प्राप्त है उसकी मात्रा है। और A1 क्या है, हमारे पहले एलिमेंट के वो वेट है, एटॉमिक वेट है, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे। अब यहाँ पे दूसरे वाले का भी हम लोग एटॉमिक वेट एंड उसकी परसेंटेज लिख लेंगे एंड फाइनल में दोनों के परसेंटेज को इसके बिलो में ऐड कर देंगे, ठीक। मान लीजिए हमारे पास और भी समस्थानिक होते हैं, जैसे यहाँ 2 के बीच हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए खैर कीजिए कि हमारे पास 3 समस्थानिक है, जैसे ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। इस तरीके से हमारे पास एक से अधिक भी हमारे पास हो सकता है समस्थानिक, तो उनका भी हमें निकालना हो सकता है। उसके लिए हम यहाँ डॉट डॉट बढ़ा दें। मान लीजिए हमारे पास अगर तीसरा कोई आता है तो यहाँ पे प्लस करेंगे A3 एंड X3 और यहाँ पे प्लस X बढ़ा देंगे। इसी तरह चलता चला जाएगा। ओके, हमारे पास ये है एक, समझ लीजिए एक तरीके का फार्मूला गेन हो गया, हम लोग प्राप्त कर चुके हैं फार्मूला, ठीक। अब इस फार्मूले पे हम लोग इसे रख के देखते हैं क्या हमारा फार्मूला वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। चलिए, तो A1 का वैल्यू क्या है 35 एंड इसके X1 का वैल्यू क्या है 75 प्लस हमारे A2 की वैल्यू क्या है 37 इंटू X2 की वैल्यू क्या है 25। वैसे ही X1 का वैल्यू क्या है 75 प्लस X2 की वैल्यू क्या है 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें जो वैल्यू हमें गेन हुआ है हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से हमें 25 कॉमन लेना है। ये इनटू में है तो ये पूरी वैल्यू एक वेरिएबल है, हमें एक मतलब कंपोनेंट है। इसमें से अगर हम 25 कॉमन करते हैं तो 75 में से 25 कॉमन करेंगे, क्योंकि इसमें से 25 तो कॉमन हो नहीं सकता है। तो इसमें से अगर हम 25 कॉमन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ हमने 25 निकाल लिया, इन पूरे से, इन सब में से 25 निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ से 25 निकल जाएगा तो इसके जगह क्या बच जाएगा 3। क्यों, 25 इंटू 3 इक्वल टू 75, 25 या 75। आपको पता होगा, पहाड़ा अगर देख लीजिएगा, आप लोगों को टेबल याद होगा, देख लीजिए। यहाँ 3 बचा, हमने इसमें से 25 कॉमन कर दिया। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है, हमें इसमें से अब 25 कॉमन करना है। यहाँ से 25, यहाँ पे 25 है, यहाँ से अगर 25 हम ले लेंगे तो यहाँ केवल 1 बचेगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप चाहें तो एक बार और रिमाइंड करके इक्वेशन को समझ सकते हैं और हमारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। आगे देखिए, यह अलग कंपोनेंट है, इसमें से अगर हम 25 को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से अगर हम 25 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ से 25 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऊपर के 25 से नीचे के 25 को काट देंगे। आपको ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब हम इसको नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर का भी इरेज कर देना है, लोकेशन अभी ब्लैक बोर्ड क्लियर करके देखिए। बाकी का इसके आगे ऊपर देखिए, यहाँ पे हमें कितना बचा 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 इक्वल टू 105। ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया, प्लस दूसरे में हमारा 37 इंटू 1, तो 37 मतलब 37 हो जाएगा। नीचे हमारे पास 3 and 1 बचा है, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऊपर के कंपोनेंट्स को भी ऐड कर लेते हैं। 7 5 12 1 3 1 4 and 1। अब आप इससे भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 5 35 है। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो 35.5 है। ये क्लोरीन की रियल वैल्यू है, आप कह सकते हैं यह एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक, इस तरीके से आप औसत परमाणु भार किसी का भी निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। और जितने, मान लीजिए जितना भी बढ़ता जाएगा उतना हम x और a इंटू एक्स करके ऐड करते जाएंगे और नीचे में x की वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे।